हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हमारा इनिशिएटिव है कि हम एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हमने इससे पहले क्लास 6 की ज्योग्राफी के 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले का जो चैप्टर था वो मानचित्र था और वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो अगर आप चाहें और आप सच में 6 क्लास में हैं और 6 क्लास की ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वो चैप्टर खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आज हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। पृथ्वी पर जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है प्रॉपर, इसलिए ये क्या है? ये एक रहने योग्य प्लैनेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। और जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आप जानते हैं कि 71% हमारी पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? अगर हम पाई चार्ट में देखें तो 71% क्या है? ये वाटर है। और ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ मतलब अर्थ तो खैर पूरी है, ये वाटर। और ये क्या है? हमारा स्थल है। स्थल मतलब ठोस भाग है जिस पर हम रह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जलमंडल है, ये वायुमंडल है और ये स्थलमंडल है। अब ये तीनों क्षेत्र जिस प्लेस में मिल रहे हैं ना, जहाँ पे तीनों प्लेस हैं वहीं पर सिर्फ जीवन संभव होगा। ना तो देखिए कि हम बर्फ़ में, अंटार्कटिका में, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ध्रुवों पर जीवन संभव नहीं है। इसी तरह मतलब जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती होंगी वहीं पर जीवन संभव है। ठीक है, अगर इनमें से भी एक भी चीज़ मिसिंग होती तो हमारे प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं होता, जैसे कि और बाकी प्लैनेट्स पर नहीं है। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं भूमंडल। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपल्टी की चट्टानें तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जुड़े हुए हैं लेकिन महाद्वीप नहीं जुड़े हुए। अभी मैं आगे आपको मानचित्र मैप में दिखाऊंगी। ठीक है, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? नो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्र की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, हम देख लेते हैं। बायोमास का अर्थ है जीवन। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है हमारा? मैं इसको छोटा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है? हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारा गोला है। तो देखिए वाटर जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। लेकिन जो स्थल मंडल है वो तो कनेक्ट नहीं है ना कनेक्ट। भाई चलो, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है। एशिया में ही क्या है हमारा? ये प्यारा भारत है हमारा, ये रहा। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? तो नहीं। महासागर जुड़े हुए हैं लेकिन महाद्वीप नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियान गर्त है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एमसीक्यू की फॉर्म में इम्पोर्टेंट है और ये कई बार वनडे एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। तो अगर आप नोट कर रहे हैं कहीं पर तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी गहराई 11022 मीटर है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जैसे कि आपने यहाँ पर मैप में देखा था कौन कौन है, ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं, देखो ये रहा, लेकिन ये अलग किससे हो रहे हैं, यूराल पर्वत से। और ये यूराल पर्वत है कौन सी कंट्री में, रशिया में। कहाँ पर है ये, रूस में है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यूरेशिया बना दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा स्थल है, स्थल मंडल है। एशिया, ये हमने पढ़ लिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं। अफ्रीकी एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इससे पहले हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था अक्षांश और देशांतर, तो देखिए, तो 2nd में था या 3rd में था, तो उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी को जो बीचों बीच से डिवाइड जो रेखा करती है वो 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो वो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो अफ्रीका के बिल्कुल मध्य भाग से होकर जाता है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त तथा मकर तीनों रेखा गुजरती हैं। दोबारा से की पॉइंट है, इससे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन सी तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसका आंसर है अफ्रीका से। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं, अभी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। ये रहा, ये कौन सी जल संधि है, पनामा। ठीक, भारत और श्रीलंका को जो जल संधि जोड़ती है, पाक जल संधि। ठीक है, ये रही। देखिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, अभी हम आगे देख लेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अगेन क्वेश्चन, ध्यान देने वाली जगह यहाँ पर देखिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। अगेन, अच्छा आपने देखा होगा, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन अगर हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ फ्यू पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये फ्यू पॉइंट एकदम से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको टिक लगा के दे दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप जब मेरे से पढ़ के दोबारा अपनी 2nd रीडिंग लेंगे, कहीं लिख लेंगे, तो आपको ये चीज़ एकदम से कनेक्ट हो जाएंगी और आपको ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो इस लेक्चर को देखते टाइम आप प्लीज़ किसी नोटबुक में क्या कहते हैं, इसके की पॉइंट ऐड कर लिया कीजिए। ओके, चलिए अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरा है, पानी से घिरा है। इसलिए जो चीज़ चारों तरफ से घिरी होती है उसको द्वीप बोलते हैं ना।
जैसे हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ऐसा है, वो 3 तरफ से पानी से घिरा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो उसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। द्वीप 3 तरफ से घिरा है इसलिए प्रायद्वीपीय। ऑस्ट्रेलिया क्या है? द्वीपीय। क्या है? महाद्वीप। अब चलते हैं अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थाएं यहाँ हैं। इसके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंटार्कटिका में जो भारत के रिसर्च सेंटर हैं उनके क्या नाम है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। भारतीय भी हैं, वो शायद उत्तरी गोलार्ध में हैं, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका में कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अब हम पढ़ते हैं अपने जलमंडल के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अपने स्थलमंडल को समझने की कोशिश करी। अब हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? अब हम अपने जलमंडल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? महासागर हैं और उसमें सिर्फ 2.5% आलवण जल है। आलवण जल का मतलब है मीठा पानी। बाकी का पानी कैसा है? खारा, जो कि कहाँ पाया जाता है? हमारे समुद्रों में पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि आपको पता है इस पे 71% से अबव पानी है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी से महसूस करते हैं। आप जो भी लोग दिल्ली में रहते होंगे आपने देखा होगा कि पानी भी पैसों से मिलता है, जबकि अगर हम उत्तर भारत में गंगा के पास के क्षेत्र में आए तो वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। खेती करने में, कपड़े धुलने में और बहुत सारी चीज़ों में मिसयूज़ देखने को मिलता है। वहीं हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, जहाँ पे इतनी दूर दूर से पानी लेके आया जाता है। इसलिए पानी को हमें सेव करके रखना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर नंबर 1, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगेन इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसे। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियान गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अच्छा, अब गर्त से क्या समझ रहे हैं? गर्त का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा पृथ्वी एकदम मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब सब जगह से समान है। कहीं ऐसे है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर नीचे गड्ढे हैं, इस तरह से हैं। तो इसी तरह से हमारा जो समुद्र है ना, समुद्र की जो सतह है, सतह मतलब जहाँ पर ज़मीन है, ठोस है ना हमारी पृथ्वी, उसके ऊपर जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पर ही तो पानी भर के समुद्र बना है और वो एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए वो चलता रहता है और बहुत सारी रीजंस की वजह से महासागरों का पानी लगातार चलता रहता है। तो इसमें भी ये गड्ढे हैं, मतलब समुद्र के नीचे भी गहरे गहरे गड्ढे हैं, कहीं ये सपाट है, कहीं गड्ढे हैं। तो सबसे जो गहरा पॉइंट है ना वो है मैरियान गर्त। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ वनडे में आता है, किसी अदर एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब गोल है, ठीक है।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, पहले मैंने आपको दिखाया। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगा लेंगे। उसके बाद आता है हमारा अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। हमारा प्रशांत महासागर किस आकार का था? वृत्ताकार। ये किस प्रकार का है? एस। इसे पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताशियों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है और हमें इस चीज़ पर बहुत प्राउड है। ठीक है कि वी आर इंडियंस। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हमारा प्रशांत महासागर कैसा था? वृत्ताकार था। अटलांटिक महासागर कैसा था? एस शेप का था। और हिंद महासागर हमारा कैसा है? ट्राइंगल है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव पर्वत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव की ओर चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेसिन जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब हम अपने वायुमंडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए वायुमंडल की परतें: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। एरोप्लेन हमारे कौन सी रेंज में उड़ रहे हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में उल्का पिंड गिर रही हैं और ये देखिए रॉकेट और हमारे ये मध्य मंडल और सैटेलाइट वगैरह भी इससे ऊपर जाकर सेट होती हैं। ठीक है, चलो अब इसे एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाते हैं। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले क्षोभ मंडल, ये रहा, समताप मंडल, ये रहा, मध्य मंडल, ये रहा, आयन मंडल, ये रहा और बहिर्मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल ये रहा। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। देखा होगा कि लोग जैसे कि अभी रिसेंटली करंट की न्यूज़ है कि यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वहाँ पे कई साल बाद ड्यूरिंग कोविड की वजह से लोग नहीं जा पाए लेकिन अब गए। अब क्या हुआ उनके साथ कि जो एजेड हैं या फिर कम एज में भी आजकल क्या होता है कि सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इसलिए है कि आजकल बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो चुका है सब चीज़। वायु तो स्पेशली बहुत पल्यूटेड है और अगर आप नगरों के पास रहते हैं, महानगरों के पास रहते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा पल्यूटेड है। ठीक है, तो वहाँ पर गए और ऑक्सीजन इतनी नहीं थी सफिशेंट। देखा आपने कि घनत्व कम हो जाता है तो वहाँ पे भी तो लोग मर जाते हैं। जाते वो तीर्थ यात्रा के लिए लेकिन मर जाते हैं। बट दैट इज़ फैक्ट
कि आजकल एक तो खुद के खान पान और खुद के रहन सहन के कारण और ऊपर जो हमने आज अपनी धरती को कर दिया है, इसकी वजह से हम लोग सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वस्तु को पवन कहा जाता है। पवन क्या है भाई? वायु तो हर जगह ऑलरेडी है, जब ये गति करने लग जाती है तो ये क्या हो जाती है? पवन हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीवमंडल। जीवमंडल की पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पर जीवन संभव है। ये वायुमंडल मिल रहा है, ये स्थल मंडल मिल रहा है, ये जलमंडल मिल रहा है, और यहाँ पे चारों तरफ ही देखिए जीवन जीवन है। तो आप देखिए कि पक्षी क्या है, उड़ते हैं, लेकिन उनको जो रहन सहन है, जल है, खाना है, वो कहाँ मिलता है उनको? वो यहीं तो मिलता है जीवमंडल में। ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में ही पैदा हो गए और हवा में ही खाना मिल रहा है और वो पृथ्वी पर आ ही नहीं रहे हैं। वो ये है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका जो परिवहन का माध्यम है वो उड़ना है, वो अपने पंखों से करते हैं, लेकिन वो रहते तो हमारी स्थलमंडल पर ही है ना। तो देखिए स्थलमंडल कितना इम्पोर्टेंट है। स्थलमंडल मतलब जीवमंडल, जो तीनों मंडल को मिला के बनता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत। पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जितने भी, हम भी जंतु ही हैं भाई, हम भी तो उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। हम मानव है लेकिन है तो जंतु वाली कैटेगरी में, जीव जगत। और पादप मतलब पेड़ पौधे में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस से पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ठीक है, वो पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। चलिए हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अपने जलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और स्थलमंडल के बारे में। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इसी तरह के इनिशिएटिव और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड कुछ, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर मिलते तो हैं नहीं, इसलिए आज मैं कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। बस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर और एग्ज़ामिनेशन एंड पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। सो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।